नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत। इससे पहले वाली क्लास में हमने काव्य शास्त्र के एक महत्वपूर्ण अध्याय काव्य हेतु का अध्ययन किया था। आज हम उसी अध्याय के दूसरे व अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें हिंदी के आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट काव्य हेतु और पाश्चात्य समीक्षकों द्वारा बताए गए काव्य हेतुओं पर विचार करेंगे। तो आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो हम पढ़ते हैं, हिंदी के आचार्यों के अनुसार काव्य हेतु यानी कि काव्य की उत्पत्ति के कारण, काव्य के पीछे क्या कारण है, काव्य सृजन के पीछे। सर्वप्रथम है भिखारीदास। भिखारीदास कहते हैं कि ये कविता करने की शक्ति को जन्मजात मानते हैं। दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी ने प्रतिभा को काव्य का प्रमुख हेतु मानते हुए व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी महत्व प्रदान किया है। काव्य का प्रमुख हेतु किसे मानते हैं शुक्ल जी? प्रतिभा को, लेकिन साथ ही साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास के महत्व को भी स्वीकार करते हैं, इनके महत्व को नकारते नहीं हैं। यानी कि तीनों ही काव्य की हेतु हैं, काव्य की उत्पत्ति में, सृजन में कारण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी देखिए क्या कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, कवि के लिए जिस बात की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वह प्रतिभा है। इस प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सबसे अधिक महत्व किसको दिया है? प्रतिभा नामक काव्य हेतु को दिया है। दिनकर, इन्होंने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को ही सामूहिक रूप से काव्य सृजन का हेतु माना है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को काव्य सृजन का हेतु मानते हैं रामधारी सिंह दिनकर। अज्ञे देखिए, इन्होंने प्रतिभा को ही मूर्धन्य स्थान दिया है, यानी प्रतिभा को ही प्रमुख स्थान अज्ञे जो है वो देते हैं। प्रताप शाही क्या कह रहे हैं? संस्कार, वृत्ति और अभ्यास को ये काव्य हेतु मानते हैं, जो क्रमशः शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास के वाचक हैं। यानी कि संस्कार, वृत्ति और अभ्यास, ये तीनों शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है किस किस के स्थान पर? शक्ति के स्थान पर किसका प्रयोग किया है? संस्कार। शक्ति मतलब प्रतिभा, प्रतिभा के स्थान पर, शक्ति के स्थान पर इसने प्रयोग किया है संस्कार का, और व्युत्पत्ति के स्थान पर प्रयोग किया है वृत्ति का, और अभ्यास के स्थान पर अभ्यास का ही प्रयोग किया है। तो प्रताप शाही संस्कार, वृत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु मानते हैं, जो क्रमशः शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास के ही वाचक है। यानी मूल रूप से सभी ने, सार रूप में अगर हम कहें तो सभी ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को ही प्रमुख काव्य हेतु माना है, काव्य सृजन के पीछे का कारण माना है। पाश्चात्य मत देखते हैं कि पाश्चात्य आचार्यों ने क्या मत दिया है इस संबंध में। प्लेटो, काव्य हेतु के संबंध में देखिए प्लेटो क्या कहते हैं। प्लेटो ने प्रेरणा को काव्य हेतु माना है और यह मत प्रतिपादित किया है कि प्रेरणा के अभाव में कोई स्फुरण संभव नहीं है। देयर इज नो इन्वेंशन इन हिम अंटिल ही हैज बीन इंस्पायर्ड, यानी इंस्पिरेशन को ये प्रमुखता देते हैं, प्रमुख मानते हैं, प्रधानता देते हैं प्लेटो। अरस्तु, इन्होंने प्रतिभा को महत्व दिया है और यह कहा है कि प्रतिभा जन्मजात होती है। A man of born talent, a man of born talent। हॉरेस, इन्होंने प्रतिभा के साथ साथ अभ्यास को भी महत्व दिया है। ये क्या कहते हैं? For my part, I fail to see the use of study without wit or of wit without training। ट्रेनिंग, अभ्यास को भी महत्व देते हैं प्रतिभा के साथ साथ। क्रोचे, क्रोचे ने इंट्यूशन और एक्सप्रेशन यानी अंतर्ज्ञान और अभिव्यक्ति को महत्व देते हुए प्रतिभा और अभ्यास को काव्य हेतु के रूप में विशेष महत्व प्रदान किया है। यानी कि क्रोचे भी प्रतिभा और अभ्यास को ही काव्य हेतु मानते हैं। अब देख लीजिए, चाहे पाश्चात्य आचार्य हो, चाहे भारतीय काव्य शास्त्र हो, भारतीय आचार्य हो, सभी ने समान रूप से, मतलब मूल रूप से सार रूप में अगर बात करें तो सभी ने क्या कहा है? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को प्रमुख काव्य हेतु मानते हैं, और इसमें भी प्रमुख प्रधानता किसको देते हैं? प्रतिभा को प्रधानता देते हैं, और सहायक रूप में, सहयोगी रूप में क्या मानते हैं? व्युत्पत्ति और अभ्यास को मानते हैं। तो उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ही प्रमुख काव्य हेतु है, किंतु इनमें प्रतिभा सर्व प्रमुख है, जिसे व्युत्पत्ति और अभ्यास से
जिसे व्युत्पत्ति और अभ्यास से निरंतर निखारा जा सकता है। वस्तुतः ये तीनों समन्वित रूप में ही काव्य के प्रमुख हेतु हैं, जिन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार पानी को बार बार छानने से वह निर्दोष हो जाता है, निर्मल हो जाता है, और बर्तन को बार बार मांजने से वह चमक उठता है, ठीक उसी प्रकार व्युत्पत्ति और अभ्यास से प्रतिभा को निर्दोष और आकर्षक बनाया जा सकता है। प्रतिभा कि महत्व को सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्युत्पत्ति और अभ्यास के महत्व को नकारा जाए। ये तीनों समवेत रूप से मिलकर ही काव्य का सृजन करते हैं। ये तीनों समवेत रूप में काव्य हेतु हैं, ठीक है। और प्रतिभा जो है उसको निखारा जा सकता है, उसको आकर्षक बनाया जा सकता है, प्रतिभा को निर्दोष बनाया जा सकता है। किस 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 कारण से? व्युत्पत्ति और अभ्यास के माध्यम से। तो तीनों के महत्व को स्वीकार किया जा सकता है। ये हमारा काव्य हेतु कम पूरा हो चुका है, जो विषय है हमारा। आगे जो हम विषय पढ़ेंगे वो है काव्य प्रयोजन। आज आपने मेरी कक्षा को ध्यानपूर्वक सुना, मनोयोग पूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।